Hello and welcome back to ISO 9001 2015 के नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम जा रहे हैं। इस लेक्चर में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ISO 9001 2015 के फोर्थ क्लॉज पे। फोर्थ क्लॉज क्या है? कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो क्लॉज है ये हम डिस्कस करेंगे आज, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑलराइट, नाउ कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब भी हम कोई बिजनेस प्लान करते हैं, बिजनेस के बारे में लिखना चाहते हैं, तो शुरुआत जो है उस कंपनी के बारे में होती है। कंपनी के बारे में मतलब कंपनी के कामकाज क्या है, इसके टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है, कहाँ ये स्थित है, एंड ऑल दिस। तो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। और यहाँ पे अगर हम ISO 9001 की बात करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन जो क्वालिटी पैरामीटर को तय करने में जरूरी है, वो इंफॉर्मेशन को क्लियर स्पष्ट रूप में दर्ज करेंगे। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को पहले डिफाइन कर लेना होता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या काम करती है, जो भी काम आप कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, उसमें वहां पे आपकी क्वालिटी पैरामीटर्स कौन से एरिया पे आप जो है इंप्रूव करना चाहते हैं, स्कोप क्या है, क्वालिटी में कहां पे आप इंप्रूव करना चाह रहे हैं, ये चीजें जो है डिफाइन करने। सो द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट कंपोनेंट है, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में समझ रखना, उसकी जो भी कामकाज है उसके बारे में जानकारी रखना, ये जो है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट कंपोनेंट है। तो इसमें ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज that are relevant to its purpose and its strategic direction, and that affects its ability to achieve the intended results of its quality management system। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हमें इंप्लीमेंट करना है, उसको हमें अमल करना है, ये हमने तय कर लिया, ये डिसाइड कर लिया। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक सेकेंड लेट मी, हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन ने तय कर लिया कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को जो है इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए एक रिजल्ट भी जो हम सोच के रखते हैं। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने से हमें ये नतीजा या ये रिजल्ट मिलेगा, ये हम चाहते हैं कि हमें ये रिजल्ट मिले QMS को इंप्लीमेंट करने से, है ना, ये क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट ये बताती है ऑर्गेनाइजेशन को उन सब मुद्दों को डिसाइड करना है, तय करना है, जो मुद्दे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर के मुद्दे हो या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के मुद्दे हो, इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज, वो मुद्दे जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कामकाज में उसके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से निकलने वाले नतीजों पे असर करने वाले मुद्दों को पहले आइडेंटिफाई करके तय कर लेना। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस पैराग्राफ का मतलब ये है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को उन मुद्दों को क्लियरली आइडेंटिफाई करके तय कर लेना है, जो मुद्दे, चाहे वो कंपनी के भीतर के हो या बाहर के हो, वो मुद्दे जो आपके कंपनी के कामकाज और क्वालिटी पे असर करने वाले जो मुद्दे हैं, उनको पहले आइडेंटिफाई करके रख लेना है। यानी कि वो मुद्दे जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करने से
उससे होने वाले जो फायदे हैं उस पर असर कर सकता है, उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना ही नहीं होगा, उन मुद्दों को जो है मॉनिटर भी करना पड़ेगा, लगातार जो है उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। और निगरानी रखने से जो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें बार बार जो है उसके बारे में इनपुट आता रहेगा कि भाई ये काम ऐसा हो रहा है, ये काम, उन मुद्दों को जो कि आपकी क्वालिटी पे असर कर सकता है, आपकी कंपनी के परफॉर्मेंस के क्वालिटी पे असर करता है, उन पे निगरानी रखना है। और उससे होने वाले फायदे और नुकसान दोनों को जो है क्लियर तरीके से पहचान के उस पे निगरानी रखना, ये जो है सबसे पहला एस्पेक्ट है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ISO 9001 की पहले क्लास। ये मतलब कि आप लिखा पढ़ी कर रहे हैं, ये मेरा काम, ये कंपनी है, इस कंपनी का जो है कामकाज ये है, हम भाई खाना बनाते हैं और खाना जो है सर्व करते हैं। हमारे बिजनेस में, हमारे कामकाज में जो है क्या कहते हैं, सप्लायर का जो है टाइमली प्रोडक्ट देना, टाइमली रॉ मटेरियल देना, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल देना, अंदर जो है जो शेफ जो है जो प्रोडक्शन करता है, अंदर स्टोरेज का जो कंडीशन है, ये सब चीजें जो है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस पे असर करेगा। तो उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए, एक सूची बना लीजिए कि ये मुद्दे हैं जो कि हमारी कंपनी के सर्विसेज और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे जो है असर कर सकते हैं, ताकि उन पे हम निगरानी रख सकें। ये तो तय करना पड़ेगा ना। उसके बाद जो सेकंड एस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। भाई ये इंटरेस्टेड पार्टीज की जो जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत ही क्लियर तरीके से हमें समझना पड़ेगा। इंटरेस्टेड पार्टीज हियर मींस ऑल स्टेक होल्डर्स। अब मैं वो वाला भाषा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, स्टेक होल्डर्स की भाषा जो है जनरली मैनेजमेंट में जो है इस्तेमाल करी जाती है। स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्टेड पार्टीज का मतलब ये है जिन जिन पार्टीज, जो जो लोग जो हैं जिनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से फायदा मिलेगी, या वो लोग जो भी आपके काम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। देखिए सप्लायर, मान लीजिए अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति होगी तो सप्लायर को भी फायदा होगा, उससे उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, है ना। कस्टमर, वो आपकी डायरेक्ट रिलेशन में है, उसको जो है सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टेड पार्टी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर है। आपकी कंपनी की क्वालिटी बरकरार रहेगी तो सबसे ज्यादा फायदा जो है कस्टमर को होता है। तो आपको ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जो आपकी कंपनी से जो वास्ता रखते हैं, एम्प्लॉयज भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। ठीक है, ये सब लोगों की जो है जरूरतों को और एक्सपेक्टेशन, उम्मीदों को जो है समझना, आपसे आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं क्या उम्मीद रखते हैं, क्या रिक्वायरमेंट रखते हैं, इसको पहले डिफाइन कर लेना होगा, समझ लेना होगा और डिफाइन कर लेना होगा। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ड्यू टू देयर इफेक्ट और पोटेंशियल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमाइन। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस जो कि ना सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करता है बट रेगुलेटरी यानी कि गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए, गवर्नमेंट की भी इंटरेस्ट है आप में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट की भी इंटरेस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो उनके स्टैंडर्ड के अनुसार बना रहे हैं, नहीं बना रहे। तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टी जिनको कि आप कंसिडर कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि उनकी जरूरतें क्या आपके मतलब की है या नहीं, तो पहले ये देख लीजिएगा कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज आप जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे कस्टमर हो या गवर्नमेंट हो या एम्प्लॉयज हो, क्या उनकी रिक्वायरमेंट आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेवेंट है या नहीं, मतलब का है या नहीं।
उन्हीं इंटरेस्टेड पार्टीज की मुद्दों को जो है आप ध्यान में रखिए, जो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को या उन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिलेवेंट है, मतलब का है, उनको पहले आइडेंटिफाई कर ली। तो जो मैंने 3 पार्टीज बोली, तीनों ही रिलेवेंट है, गवर्नमेंट, कस्टमर, सप्लायर, चौथा भी ले लीजिए एम्प्लॉय। ये चारों इंटरेस्टेड पार्टीज हैं आपकी कंपनी से। इनकी रिक्वायरमेंट को समझ लेना बहुत जरूरी है। देन दूसरी बात जो कह रहे हैं बी में, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस इंटरेस्टेड पार्टी दैट आर रेलेवेंट टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब पहले क्या किया आपने, वो सब इंटरेस्टेड पार्टीज जो आपकी कंपनी की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के मतलब के हैं, उनको आपने लिस्ट कर लिया। जैसे कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एजेंसी है, इनको लिस्ट कर लिया। अब इनको लिस्ट करने के बाद आप ये देखिए, ये जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, इनके कौन से रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपके क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो कस्टमर है, तो कस्टमर की चीज फलाने चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट है ना। अब उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट है, 10 रिक्वायरमेंट है कस्टमर की। इन 10 रिक्वायरमेंट में से आप ये देखिए कि कौन सा रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मतलब का है। फालतू की चीजों के बारे में हम क्यों सोचें, है ना। तो ये डिफाइन कर लेना जरूरी है। अगर ये दोनों डिफाइन हो जाएगा तो आप निगरानी रख सकते हैं ना। एक बार इंटरेस्टेड पार्टी कौन है, इन इंटरेस्टेड पार्टीज की जो मुद्दे हैं वो क्या हैं, देन इन इंटरेस्टेड पार्टीज के वो मुद्दे जो आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मतलब की है वो डिसाइड कर लेना। और इन सब चीजों को जो है निगरानी रखना, इससे जो है कंपनी को बहुत फायदा होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये चेंज होता है। निगरानी रखते रहेंगे तो टाइम टू टाइम आप अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्रूव करते जा सकते हैं। ये 4th क्लॉज का सेकंड कंटेंट है। ओके, अब चौथे पे आइए। इंपॉर्टेंट चीज, आपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लिया, इंटरनल एक्सटर्नल मुद्दे जो इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफाई कर लिए, आपके इंटरेस्टेड पार्टीज आइडेंटिफाई कर लिया, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप जो ये देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जो आप डिफाइन करना चाह रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी स्कोप क्या है, मतलब कहां तक उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी जगह पे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये आपको तय करना। ठीक है, तो ये तय करते हुए क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, एक्सटर्नल इश्यूज रेफर टू इन 4.1। हमने बोला था ना, जो आपकी कंपनी की क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस पे असर करने वाले वो मुद्दे, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो कौन से हैं उसको आपको डिटरमाइन करना है ना। तो वो मुद्दे जो हैं आपके स्कोप में शामिल होंगे, क्योंकि वो क्वालिटी पे असर करेगा। वो मुद्दे जो हैं आपके प्रोडक्ट के, आपके सर्विस के क्वालिटी पे असर करेगा। तो वो मुद्दे जो हैं आपकी QMS के, क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम के दायरे में आएगा। दूसरा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। जो आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, आपके कंपनी से जुड़े हुए लोग, जैसे हमने बताया कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, इनके जो मुद्दे हैं जो आपके मतलब का है, वो भी क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम के दायरे में इंक्लूड होगा। ठीक। तीसरी, आपकी कंपनी का ओवरऑल प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, ये भी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे में इंक्लूड होगा, इसके स्कोप में डिफाइन किया जाए। ठीक है ना। सो ये जो है थर्ड कंपोनेंट है 4th क्लॉज का। द स्कोप, ये लाइन जो मैं छोड़ रहा हूं, इस वाले लाइन पे आ रहा हूं। स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल बी अवेलेबल एंड बी मेंटेन्ड एज डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। जो आप
डिफाइन कर रहे हैं कि मेरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, इन सब जगहों पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा। आप जो डिसाइड कर रहे हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिए, लिखा पढ़ी कर दीजिए, और लिखी भी वो डॉक्यूमेंट जो है हर वक्त जो उसको देखना चाहता है, जो उसको समझना चाहता है, उसके हाथ में एक्सेसिबल होना चाहिए। अब ये स्कोप में बहुत क्लियरली दर्ज होता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या क्या है जिसको कि ISO 9001 में कवर किया गया है, और उसको क्यों कवर किया गया है वो जस्टिफाई करना है। ठीक। और जो लास्ट पैराग्राफ जो ये कह रही है, कंफर्मिटी टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी ओनली बी क्लेम्ड विद रिक्वायरमेंट डिटरमिन्ड एज नॉट बीइंग एप्लीकेबल डू नॉट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लीजिए हमने किसी एक प्रोसेस को जो है, किसी एक फंक्शन को, आपके ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शन को जो है ISO 9001 के दायरे में कंसिडर नहीं किया, उसको छोड़ दिया। अगर आप छोड़ भी रही हैं किसी प्रोसेस को, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे छोड़ रहे हैं। आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा, जिस फंक्शन को आप ISO के दायरे में नहीं ले रहे हैं, आपकी कंपनी की उस फंक्शन को, वो फंक्शन जो है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस के क्वालिटी पे असर नहीं करता है, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये तीसरा कंपोनेंट है। ओके, चौथे कंपोनेंट पे जाते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। QMS और उसके प्रोसेसेस, ये क्या चीज है? ठीक है ना। नाउ लेट अस सी, द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश, इंप्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूअली इंप्रूव a quality management system including the processes needed and their interaction in accordance with the requirement of the international standard। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो ISO 9001 को इंप्लीमेंट करना चाह रही है, वो ना सिर्फ उसको एस्टैब्लिश और इंप्लीमेंट करेगा, उसको मेंटेन करेगा, और कंटिन्यूअसली आपकी QMS को भी आपको इंप्रूव करना है। आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअसली इंप्रूव होगा, तभी आपकी कंपनी की दूसरे प्रोसेसेस भी जो है इंप्रूव होंगे। ओके, और ये जो इंप्रूवमेंट होगा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट QMS का, वो इंटरनेशनल यानी कि ISO 9001 स्टैंडर्ड के अनुसार होगा। ये इस पैराग्राफ में क्लियरली डिफाइंड। The organization shall determine the processes needed for the quality management system and their application throughout the organization। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सब प्रोसेसेस, कंपनी की वो सब प्रोसेसेस जो QMS को डिफाइन करती है, ठीक है, उसको तय कर लेगी और उसको जो है पूरी डिफाइन करके रखेगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन जो है will determine the inputs required and the outputs expected from these processes। अगर आपने एक प्रोसेसेस लिया है जो QMS के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस प्रोसेस की इनपुट क्या है और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, क्या इनपुट होगा और क्या उस प्रोसेस से बन के निकलेगा, ये क्लियरली डिफाइन कर देना होगा। दूसरा, डिटरमाइन द सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज प्रोसेसेस। आप अगर 10 प्रोसेसेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो आप ये देखिएगा कि कौन से प्रोसेस के बाद कौन सा आएगा, या कौन से पहले, किसके पहले कौन सा आएगा। इसकी सीक्वेंस को जो है आपको क्लियरली डिफाइन करना है, और हर एक प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है। मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये प्रोसेस को लेके चलते हैं ना। एक किचन, टिपिकल किचन या प्रोडक्शन फैसिलिटी की जो है उदाहरण लेके हुए मैं आपको समझाता हूं। HR का रिक्रूटमेंट जो है एक प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट मतलब क्या? किसी को अपने यहां नौकरी पे रखना, वो पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसको पहले भी मैंने समझाया हुआ है। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है दूसरे प्रोसेस, यानी कि HR का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी ह्यूमन रिसोर्स
डिपार्टमेंट का ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हर एक डिपार्टमेंटल प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ था। जैसे प्रोडक्शन है, भाई प्रोडक्शन यानी कि एक प्रोडक्शन इंचार्ज को चाहिए एक शेफ, एक बावर्ची चाहिए, है ना, उसकी प्रोसेस के लिए एक बावर्ची चाहिए। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को क्लियर तरीके से, स्पष्ट तरीके से डिफाइन करके एचआर वालों को तमाएगा कि भाई मुझे जो बंदा चाहिए उसके अंदर ये हुनर होने चाहिए, ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसी को जो है एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस करके अपनी प्रक्रिया में डाल के इश्तिहार निकालते हैं, एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, जो एप्लीकेशन आती है उसको छांटते हैं, छांटने के बाद कॉल करते हैं, फिर इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। ये पूरा प्रक्रिया है। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद वो जो बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, अब उस बंदे को जो है प्रोडक्शन के हवाले किया जाता है। तो ये इंटरेक्शन है, प्रोडक्शन वाले प्रोसेस और एचआर वाले प्रोसेस के बीच में इंटरेक्शन है। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको क्लियरली डिफाइन करना पड़े। तीसरा, determine and apply the criteria and methods needed to ensure the effective operation and control of these processes. वो जितने भी क्राइटेरिया हैं एंड मेथड्स हैं जो आप यूज करते हो, ये देखने के लिए कि आपने जो प्रोसेसेस इंप्लीमेंट किए हैं वो प्रोसेस सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन सब क्राइटेरिया को, उन सब तौर तरीकों को, जिससे कि आप निगरानी रख सकते हैं और नियंत्रण रख सकते हैं अपने ऑपरेशंस को, उसको तय करिए। आपके यहाँ खाना जो है फूड सेफ्टी के तहत जो है बनाया गया, एक स्टेटमेंट मान ली दे रहे हैं, तो फूड सेफ्टी के तहत बनाया गया, ये डिसाइड कैसे करते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा है, उस फैक्टर को आप मॉनिटर करेंगे तभी तो आप ये स्टेटमेंट को जो है दावे के साथ कह सकते हैं ना। तो वो क्राइटेरिया कौन से हैं, वो फैक्टर्स कौन से हैं, जिसके आधार पर आप ये निगरानी रख सकते हैं या नियंत्रण रख सकते हैं आपकी प्रोसेसेस को, उन फैक्टर्स को, उन क्राइटेरियाओं को जो है तय कर लीजिए। ये तीसरा है। चौथा, डिटरमाइन द रिसोर्सेज नीडेड फॉर दीज प्रोसेसेस एंड एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी। आप जो प्रोसेसेस डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इनपुट आपको पता है। अब ये इनपुट जो है कहां से आएगा, क्या आपके यहां ये उपलब्ध हैं ये चीजें? अगर मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्या मटेरियल अवेलेबल है? मैन पावर की बात कर रहे हैं, क्या ये मैन पावर अवेलेबल है? एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्या इतनी एनर्जी आपके यहाँ अवेलेबल है, यानी कि ऊर्जा, इतनी इलेक्ट्रिसिटी हो या गैस हो, ये क्या अवेलेबल है? उसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करिए जिससे कि आपकी प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। देन फिफ्थ चीज क्या, कैसे असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज फॉर दीज प्रोसेसेस। अगर एक प्रोसेस आपने डिफाइन कर दिया, ये प्रोसेस किसके कंट्रोल में, यानी कि किसके निगरानी में या किसके सुपरविजन में किया जाएगा, किसकी सुपरविजन में ये एक्टिविटी होगी, कौन जिम्मेदार होगा, वो डिफाइन करिए। जिम्मेदारी डिफाइन करना इंसान पे नहीं, डेजिग्नेशन पे होता है। इंसान चाहे कोई भी बैठ जाए, अगर आपने ये डिफाइन कर लिया प्रोडक्शन मैनेजर जो है प्रोडक्शन की पूरी जिम्मा लेगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन मैनेजर चाहे वो प्रेम शरण हो या कोई कृष्ण कुमार हो, शांत कुमार हो, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर की डेजिग्नेशन पे जो भी नियुक्त किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी है। तो ये क्लियरली डिफाइन करना हो। सिक्स्थ पॉइंट जो है, एड्रेस द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एज डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 6.1। जैसे हमने बताया, ये क्लियरली डिफाइन करिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके फंक्शनिंग के रिस्क क्या क्या हैं और अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ के क्या क्या हैं, उसको क्लियरली डिफाइन करिए।
लास्ट पॉइंट क्या है? evaluate these processes and implement any changes needed to ensure that these processes achieve their intended results. टाइम टू टाइम जो है आप इस प्रोसेस को जो है नापातोली करिए, परफॉर्मेंस की नापातोली करिए कि जो प्रोसेस है वो सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है कि उनमें सुधार लाइए, और आप जो डिजायर्ड, आप जो चाहते हैं कि ये हमें रिजल्ट मिले, वो रिजल्ट मिलने तक जो है आप सुधार और बदलाव लाते रहिए अपने प्रोसेस में। ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोसेस है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के तरीके हैं। ये 4.4 का पहला कंपोनेंट है। इंप्रूव द प्रोसेस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी प्रोसेस को बेहतर करिए और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को भी बेहतर करिए। 4.4 का जो है नेक्स्ट कंपोनेंट जो है, टू द एक्सटेंट नेसेसरी, जितना हो सके हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हर प्रोसेस के बारे में, हर स्टेप के बारे में, हर वो चीज जिससे कि आप निगरानी रखते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंट पक्का रखिए। डॉक्यूमेंटेशन की यहां बार बार जिक्र किया जाता है। आईएसओ जब बात करते ही है, डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट हर स्टेप के बारे में रखिए, और अगर आप निगरानी कर रहे हैं तो कैसे निगरानी हो रही है उसकी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और निगरानी करते करते आपकी डॉक्यूमेंट में कहीं कमी पेशी आती है तो क्या सुधार का जो है आपने प्रस्ताव रखा और कैसे उसको इंप्लीमेंट किया, उससे क्या सुधार हुई, उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रखनी होगी आपको। ये जो है चौथा क्लॉज है, ओके, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है ये फोर्थ क्लॉज यानी कि कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक जो है खत्म करके आज का लेक्चर में ये खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, कल जो है लीडरशिप पे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।